हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज है 25 सितंबर और आज के इस वीडियो में हम 25 सितंबर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं जियोग्राफी के इस कोर्स के बारे में जो कि आप लोगों को परचेज करना है 149 में, जो कि फिलहाल ऑफर में चल रहा है। इसमें आप लोगों को बेसिक इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी, ये सब कुछ कंप्लीट कराया जाएगा और ऑफर में है, इसलिए आप इसे जल्द से जल्द परचेस कर लें। बाद में इसका जो प्राइस है ये बढ़ जाएगा। इसके अलावा पर डे की यदि आप लोगों को करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और पर डे के करंट अफेयर का ऑडियो रिवीजन मिल सकेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, हाल ही में 2 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग से सम्मानित किया गया है। एक तो है कोवलम जो कि तमिलनाडु में है, दूसरा है ईडन जो कि पांडिचेरी में स्थित है। और कहाँ आयोजित होने वाली सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक, तो ये न्यूयॉर्क में होने वाली थी जो कि रद्द कर दी गई है। सना, ये भी हाल ही में पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला सिविल सेवक बन गई है। और हाल ही में अफगानिस्तान ने आईपीएल के प्रसारण पर बैन लगा दिया है। हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का जो पहला एडिशन था ये लद्दाख में शुरू हुआ है। और असम में अभी हाल ही में चाय पार्क स्थापित किया जा रहा है। जापान की 2 जुड़वा बहनें जो कि दुनिया के सबसे उम्रदराज जुड़वा बहनें बन गई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित किए जाने का फैसला किया गया है। और नॉर्वे शतरंज 2021 का खिताब जीत लिया है भारत के जी गुकेश ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा देश थोरियम से चलने वाले परमाणु संयंत्र का परीक्षण करेगा? तो ये परीक्षण किया जाएगा अपने पड़ोसी चाइना के द्वारा। किसका इस्तेमाल होना है? थोरियम का। और ये जो परमाणु ऊर्जा है ये कहाँ स्थापित करेगा? गोबी के रेगिस्तान में बुवई नामक जगह पर ये प्लांट लगाया जाएगा। क्योंकि यदि हम थोरियम की बात करें, वैसे परमाणु ऊर्जा संयंत्र में इसका इस्तेमाल तो नहीं होता है, लेकिन देखा जाए तो ये सस्ता भी है और सेफ भी माना जाता है। मोस्टली यदि देखा गया है तो यूरेनियम का ही इस्तेमाल इसमें किया जाता है परमाणु ऊर्जा संयंत्र में। लेकिन ये भी बात है कि इसे ठंडा करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन थोरियम के साथ ऐसा नहीं होगा। इसे ठंडा करने के लिए पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप लोगों को याद होगा, एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र आप रिलेट कर सकते हैं जो कि रशिया की सहायता से तमिलनाडु के कुडनकुलम में स्थापित की जा रही है। 2 यूनिट इसकी लगाई जानी है, काम भी शुरू हो चुका है, लेकिन इसे मछुआरों के विरोध का सामना करना पड़ा था। रीज़न क्या था? वही था कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र में उसे ठंडा करने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ेगी। और ये जो प्लांट रशिया के द्वारा लगाया गया, ये पानी के यानी कि नदी के किनारे ही लगाया गया। अब पानी तो प्लांट को ठंडा कर देगा, लेकिन ठंडा करने के बाद जो उबलता हुआ या गर्म पानी है वापस से जब नदियों में छोड़ा जाएगा तो उससे जो मछलियाँ हैं ये मरेंगी गर्म पानी से। इसके कारण इसका विरोध हो रहा था। हालांकि ये यूनिट अब यहाँ काम करना शुरू कर चुकी है। फिलहाल मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि यहाँ यूरेनियम का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, थोरियम का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि अभी तक व्यापारिक स्तर पर इस्तेमाल नहीं की जाती थी, लेकिन अब इसका ट्रायल ये करने जा रहा है चाइना। चाइना की यदि हम बात करें, बेसिक आप लोगों को मालूम ही है, कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। WHO के द्वारा हाल ही में इसे मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। हाल ही में 2 चाइल्ड पॉलिसी इसने खत्म कर दी है और ये एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट में शामिल होना चाहता है, इसके लिए ये इसने अप्लाई किया है। साथ ही विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत तो चौथे स्थान पर है, लेकिन चाइना इसमें टॉप पर बना हुआ है। SSC GD की क्लास जो कि उदित सर आप लोगों के लिए कवर करवाते हैं, GK GS के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली शाम को 7 बजे, इससे जुड़ना ना भूलें। कल मैंने आप लोगों से 2 इंपॉर्टेंट सवाल पूछे थे भारत ने हाल ही में जॉर्जिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है और कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने वाला जो पहला राज्य है ये हरियाणा है। आप लोगों के लिए 2 इंपॉर्टेंट सवाल हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने यानी कि किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने गर्भपात को गैर आपराधिक घोषित किया है? और विद्युत क्षेत्र में साइबर सुरक्षा लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? दोनों का ही आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन है FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके रिपोर्ट के मुताबिक भारत किस साल तक औद्योगिक ट्रांस फैट फ्री बन जाएगा? तो FSSAI के द्वारा ये टारगेट रखा गया है अगले साल तक का, यानी कि 2022 तक का। देखिए, WHO की भी हाल ही में रिपोर्ट भी आई थी जिसमें ये बताया गया था कि हर साल हज़ारों लोग ट्रांस फैट के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। जो टर्म लिखा हुआ है ट्रांस फैट, ये होता क्या है? तो देखिए, वैसे ये तो बहुत खतरनाक होता है। इसके साइंटिफिक नाम की यदि हम बात करें तो ये होता है हाइड्रोजेनेटेड कुकिंग ऑयल। कहने का मतलब है कि मार्केट में आप लोग जो वेजिटेबल ऑयल इस्तेमाल करते होंगे ना, तो इस वेजिटेबल ऑयल में हाइड्रोजन को और ज़्यादा पंपेन किया जाता है। कहने का मतलब है कि जो हेल्दी ऑयल होता है इसे सॉलिड में बदला जाता है। और
ट्रांस फैट में आप किन किन प्रोडक्ट को शामिल कर सकते हैं, तो जैसे केक आप खाते हैं, तली हुई चीज़ें हो गया, ये सभी चीज़ें ट्रांस फैट के अंतर्गत आती हैं। हालांकि इसका पता तो पहले ही चल गया था कि ट्रांस फैट के कारण इंसानों की मौत होती है। डेनमार्क ने सबसे पहले इस बात की पुष्टि की थी और इसी के साथ ये दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया था जिसने कि ट्रांस फैट को कम्प्लीटली फूड सप्लाई से हटा दिया था। कब हटाया था? 2004 में। हालांकि डेनमार्क के बाद और भी कई यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है, इन्होंने अपने डाइट से ट्रांस फैट को पूरी तरह से हटा दिया। बाद में अमेरिका और कनाडा के द्वारा भी ऐसा फैसला किया गया था। हालांकि यदि हम बात करें तो जो साउथ एशियन कंट्री हैं, जैसे कि भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, इन सभी कंट्रीज़ में ओपनली इसका इस्तेमाल है जो भर भर के होता है। स्ट्रीट फूड वगैरह में आप लोगों ने देखा भी होगा, जिसके कारण ये एक चिंता का विषय बना हुआ है। तो FSSAI के द्वारा ट्रांस फैट फ्री बनाने का लक्ष्य आप कह सकते हैं, इसने ऐसा अनुमान लगाया है कि 2022 तक भारत पूरी तरह से ट्रांस फैट फ्री बन जाएगा। FSSAI से रिलेटेड मैंने आप लोगों को 2 दिन पहले एक सवाल बताया था कि इसके द्वारा जो फूड सेफ्टी इंडेक्स रिलीज़ किया गया था, इसमें बड़े राज्यों में टॉप पर गुजरात था, छोटे राज्यों में गोवा और यूटी में टॉप पर था जम्मू कश्मीर। यदि आप चैनल पर नए हैं देखिए तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लेंगे ताकि आप लोगों को हमारे सभी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और वीडियो यदि पसंद आता है तो आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्राइम मिनिस्टर को SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रगति अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये भी हाल ही में सम्मानित की गई है बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। अब देखिए, शेख हसीना वैसे तो बांग्लादेश की काफ़ी बार प्राइम मिनिस्टर बन चुकी हैं। हालांकि इन्होंने पहले भी ऐलान कर दिया था कि अब ये प्राइम मिनिस्टर के पद के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगी, ये नए चेहरों को मौका देना चाहती है। हालांकि जब से ये प्राइम मिनिस्टर के पद पर थी, इनके पद पर रहते हुए बांग्लादेश ने काफ़ी प्रोग्रेस देखा है। हर क्षेत्र में इन्होंने विकास किया है। मतलब कि चाहे वह शांति की बात हो, देश को डेवलपमेंट के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की बात हो, या किसी भी क्षेत्र की कार्रवाई यदि करनी पड़े। हालांकि आप लोगों ने इस समय सुन रखा होगा, श्रीलंका को इसने लोन दिया है। हालांकि श्रीलंका को इसने लोन पहले दे दिया था, बाद में श्रीलंका ने खाद्य आपातकाल घोषित किया था। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में इन्होंने अपने तरीके से जो काम किया है, इसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रोग्रेस अवार्ड से। यदि हम बात करें बांग्लादेश की, तो बेसिक आप जानते ही हैं, कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, प्राइम मिनिस्टर मैंने बता ही दिया शेख हसीना, और यहाँ के प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला हामिद। भारत और बांग्लादेश के बीच में जो एक्सरसाइज होती है, इसका नाम संप्रति है। मैंने कल ही आप लोगों को बताया था कि जो पद्मा नदी है, पद्मा, हालांकि भारत में इसे गंगा नाम से जाना जाता है, यही गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। इसी पद्मा नदी से लगभग 2000 मीट्रिक टन हिल्सा मछली ये निर्यात की जानी है भारत को। ठीक है, और आप क्या रिलेट कर सकते हैं, तो ये खुद का अपना एक मोबाइल एप्लीकेशन फेसबुक के ऑप्शन के रूप में बना रहा है बांग्लादेश, जिसका नाम है जोगा जोग। अगला क्वेश्चन है, 2021 में सबसे ज़्यादा भुगतान पाने वाले फुटबॉलर ये कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर हैं। अब देखिए, यहाँ जो टर्म लिखा हुआ है सबसे ज़्यादा भुगतान पाने वाले फुटबॉलर, कहने का मतलब है कि हर मामले में, जैसे कि स्पोर्ट्स से इन्हें तो मिलता ही है, इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट में और इंस्टाग्राम पर जो ब्रांडेड पोस्ट होती है, इसका भी ये चार्ज करते हैं। तो इन सभी मामलों में यदि देखा जाए तो 2021 में सबसे ज़्यादा भुगतान पाने वाले ये फुटबॉलर बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हालांकि कुछ दिन पहले भी एक और लिस्ट जारी की गई थी, दुनिया में सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम पर फॉलो किए जाने वाले जो खिलाड़ी हैं, ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो ही हैं। दूसरे स्थान पर लियोनल मेसी थे, तीसरे स्थान पर नेमार, जो कि ब्राज़ील के स्टार फुटबॉलर हैं, और इसमें चौथे स्थान पर विराट कोहली रहे थे। एशिया की तरफ से विराट कोहली पहले स्थान पर रहे थे। इसके अलावा आप ये रिलेट कर सकते हैं कि इंटरनेशनल यानी कि 111 इंटरनेशनल गोल दागने के साथ ही इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया, और इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा था ईरान के अली देई का, जिनके नाम 109 गोल करने का रिकॉर्ड था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर को 2023 के लिए यूनेस्को के विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में नामित किया गया है, यानी कि नॉमिनेट किया गया है? तो ये भी हाल ही में नॉमिनेट किया गया है अकरा को। अकरा जो कि घाना की कैपिटल है। अब देखिए, जो यूनेस्को है, यूनेस्को के द्वारा हर साल जो बुक सेलर होते हैं, बुक सेलर यानी कि जो पुस्तक विक्रेता होते हैं और लाइब्रेरी से जुड़े जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इनके साथ मिलकर हर साल, मतलब कि एक साल के लिए विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में किसी न किसी को चुना जाता है। जैसे कि 2020 में चुना गया था कुआलालंपुर को, जो कि मलेशिया की कैपिटल है। 2021 के लिए चुना गया तबिलिसी को, जो कि जॉर्जिया की राजधानी है। अब 2022 का तो डिसाइडेड नहीं है, 2030 के लिए नॉमिनेट किया गया है अकरा को, जो कि घाना की राजधानी है।
घाना जो कि अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिसे कि कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा ये तीनों ही गुजरती हैं। इसके अलावा आप ये देख पा रहे हैं, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, जहाँ प्राइम मेरिडियन लाइन और जहाँ इक्वेटर कहीं एक बिंदु पर मिलते हैं, इसी बिंदु का नाम मैंने आप लोगों को बताया था, ये है गल्फ ऑफ गिनी। तो ये तो हो गई घाना की बात। यदि हम बात करें यूनेस्को की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? ये स्थित है पेरिस, फ्रांस में। इसके डायरेक्टर जनरल है ऑद्रे अजौले। भारत में यूनेस्को के कितने मतलब कि विश्व विरासत स्थल हैं? तो देखिए 39वां स्थल अभी हाल ही में घोषित किया गया रामप्पा टेम्पल को, जो कि तेलंगाना में स्थित है, और 40वां स्थल इसमें शामिल किया गया था गुजरात का धौलावीरा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? तो सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में यदि देखा जाए तो इसमें टॉप पर रहा है राजस्थान। अब सौर ऊर्जा क्षमता ये तो आप समझते ही होंगे, सोलर पैनल लगा करके ऊर्जा ये इकट्ठी करना। कहने का मतलब है कि हमारा जो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है, इसने जो रिपोर्ट जारी की है, इसके अनुसार राजस्थान ने लगभग 8000 मेगावाट सौर ऊर्जा ये स्थापित की है, और इसी के साथ अब इसने कर्नाटक को पीछे छोड़ दिया है। कहने का मतलब है कि सौर ऊर्जा से उत्पादित, यानी कि ये जो आप सोलर पैनल देख रहे हैं, इससे उत्पादित ऊर्जा क्षमता के मामले में यदि देखा जाए तो अब टॉप पर आ गया है राजस्थान, कर्नाटक दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर गुजरात, और इसमें चौथे स्थान पर रहा है तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश को 5वां स्थान मिला है। तो यदि हम बात करें राजस्थान के, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, इसकी राजधानी क्या है? तो ये है जयपुर। इसी जयपुर में भारत का पहला ऑर्गन डोनर मेमोरियल यानी कि अंगदान स्मारक ये स्थापित किया जा रहा है। साथ ही मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम इसी पिंक सिटी जयपुर में स्थापित किया जाना है। और सबसे ज़्यादा चर्चे में रही थी राजस्थान की चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना, जिसके तहत प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक का हेल्थ बीमा ये प्रोवाइड करा रही थी राजस्थान गवर्नमेंट। राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला पहला राज्य ये भी राजस्थान है। इसके अलावा बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य ये भी राजस्थान ही है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने म्यांमार से 7 लाख रोहिंग्या शरणार्थियों की मानवीय सहायता के लिए कितने डॉलर की मदद देने की घोषणा की है? तो अमेरिका के द्वारा ये घोषणा की गई है 180 मिलियन अमेरिकी डॉलर की। अब रोहिंग्या शरणार्थियों वाला जो मैटर है 2-3 साल पहले काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहा था। एक लोकेशन को आप थोड़ा ध्यान दे यदि, तो देखिए ये तो है म्यांमार। म्यांमार के आप कह सकते हैं ये जो रोहिंग्या है, वैसे मुस्लिम होते हैं, ये यहाँ शिफ्ट हो रहे थे। कहने का मतलब है कि भारत भी भाग करके आए थे और ये बांग्लादेश में भी कुछ हिस्से में ये गए थे। ऐसे में ये जो भाषण चार द्वीप है, इसी भाषण चार द्वीप में बांग्लादेश के द्वारा इन रोहिंग्या शरणार्थियों को शिफ्ट किया जा रहा था, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। हालांकि इन्हीं रोहिंग्या शरणार्थियों की मदद के लिए अब अमेरिका सामने आया है और ये लगभग 18 करोड़ रुपए की मानवीय सहायता दे रहा है रोहिंग्या शरणार्थियों को। मतलब कि ये जो रोहिंग्या शरणार्थी थे, संकट से प्रभावित लोगों के लिए ये ऐलान किया गया है अमेरिका के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 2050 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश कौन बन जाएगा? तो ये बन जाएगा अपना देश भारत। कब तक बनेगा? 2050 तक। अभी की यदि हम बात करें, हालांकि 2019 में ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई थी कि भारत आयात के मामले में अभी तो 8वें स्थान पर है। 2030 यानी कि आने वाले 8 से 9 सालों में भारत होगा इसमें चौथे स्थान पर, और 2050 में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश बन जाएगा। हालांकि 2050 में भी और 30 में भी जो चाइना है ये टॉप पर बना हुआ है और दूसरे स्थान पर इसमें अमेरिका रहेगा। ये चीज़ें तो मैंने आप लोगों को बता ही दी है। अगला क्वेश्चन है, देश की सबसे शक्तिशाली मिसाइल अग्नि 5 का सफल यूज़र ट्रायल किसने किया है? तो ये ट्रायल अभी हाल ही में DRDO के द्वारा किया गया है। और इसके बारे में यदि हम बात करें तो देखिए ये जो मिसाइल है ये देश की अपने देश की सबसे ताकतवर मिसाइल मानी जा रही है, क्योंकि यह जो मिसाइल है दुनिया के आधे हिस्से तक के टारगेट को ये भेद सकती है। इसका जो ट्रायल है ये ओडिशा के तट से किया गया है। इसके मारक क्षमता की यदि हम बात करें तो ये है 5000 से 6000 किलोमीटर। मतलब कि आप सोच सकते हैं। तो इसका जो ट्रायल किया गया है इसमें एक साथ 1.5 टन तक परमाणु हथियार ले जाने की इसकी कैपेसिटी है। और स्पीड की यदि हम बात करें तो 24 मैक यानी कि जो आवाज़ होती है, आवाज़ की स्पीड से 24 गुना तेज़ ये होगा, और इसकी वजह से आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा। और इसी का ट्रायल अभी हाल ही में DRDO के द्वारा किया गया है। और इसी के साथ ये मतलब कि यदि ये सफल हो जाता है तो भारत उन 8 देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जिसके पास परमाणु सक्षम मिसाइल है। यदि हम बात करें डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसकी स्थापना 1958 में हुई। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी। और DRDO के द्वारा CRPF के जवानों के लिए एक बाइक एम्बुलेंस डेवलप किया गया था
नाम था रक्षिता। या आप रैंकिंग देख सकते हैं, मनीषा देवी, अनुज, अमित कुमार, मनीष कुमार, ये कुछ टॉप रैंक होल्डर्स हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आंध्र विश्वविद्यालय में अमेरिकन कॉर्नर का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी जी, इनके द्वारा किया गया है। कब किया गया है? 23 सितंबर को। हालांकि डेट आप लोगों को क्या याद रखना है, डेट तो याद रखनी नहीं है। तो विशाखापट्टनम में आंध्र विश्वविद्यालय में अमेरिकन कॉर्नर का वर्चुअली इन्होंने उद्घाटन किया है। और यदि देखा जाए तो ये ऐसा तीसरा सेंटर है। पहला तो हैदराबाद और दूसरा अहमदाबाद में है, और अब तीसरा ओपन हुआ है विशाखापट्टनम में। यदि हम बात करें अमेरिकन कॉर्नर की, तो ये जो अमेरिकी कॉमर्शियल दूतावास है और जो आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय है, इसके बीच का आप कह सकते हैं कि एक तरह का समझौता है, जिसका मेन पर्पस है कि छात्रों के लिए अच्छी शिक्षा और सांस्कृतिक अवसर हैं ये जो कि प्रोवाइड कराए जा सकें। यदि हम बात करें जगन मोहन रेड्डी की, तो इन्हें अभी हाल ही में एक अवार्ड से सम्मानित किया गया था। यदि आप लोगों को याद होगा तो स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से ये सम्मानित किए गए थे। ये तो है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। राज्यपाल ये है विश्वभूषण हरिचंदन, और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन हैं। पीयूष गोयल ये राज्यसभा में सदन के नेता बनाए गए हैं, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है। अगला क्वेश्चन है, पंजाब के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो देखिए, पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव का नाम कई बार मैंने आप लोगों को बताया था, ये तो थी विनी महाजन। और अब विनी महाजन के ही स्थान पर आप कह सकते हैं पंजाब के नए मुख्य सचिव जो कि बन गए हैं अनिरुद्ध तिवारी। अनिरुद्ध तिवारी जो कि 1990 बैच के IAS ऑफिसर हैं, और अब ये स्थान लेने जा रहे हैं विनी महाजन का। वैसे यदि हम बात करें तो अभी तक पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, राज्यपाल बन गए हैं लेकिन अब मुख्यमंत्री बन गए हैं चरणजीत सिंह। राज्यपाल भी हालांकि अभी हाल ही में बनाए गए हैं। तमिलनाडु के जो राज्यपाल थे बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित की ही नियुक्ति अब की गई है पंजाब के राज्यपाल के रूप में। जबकि अब यदि हम बात करें कि तमिलनाडु के कौन बन गए हैं, तो तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ये बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं, इनकी नियुक्ति नागरिक उड्डयन मंत्रालय में सचिव के रूप में की गई है, और ये स्थान ले रहे हैं हरदीप सिंह पुरी का। अच्छा, पंकज कुमार कौन है? तो इनकी नियुक्ति भी हाल ही में BSF में यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में DG के रूप में की गई है। और जो अर्जुन मुंडा हैं, ये आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बनाए गए हैं। IPL की किसी एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज ये कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं रोहित शर्मा। देखिए, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि IPL में एक ही टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी ये विराट कोहली थे, और IPL में एक ही टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज रोहित शर्मा बन गए। IPL से सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी MS धोनी है। IPL में सबसे ज़्यादा, मतलब कि पूरे IPL के इतिहास की हम बात करें 2008 से अभी तक, तो सबसे ज़्यादा रन विराट कोहली ने बनाए। जबकि सबसे ज़्यादा विकेट की यदि हम बात करें तो ये श्रीलंका के क्रिकेटर लसिथ मलिंगा के द्वारा लिए गए। तो यहाँ हम बात कर रोहित शर्मा की, जिन्होंने एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले ये पहले बल्लेबाज बन गए हैं। कुछ हम रैंडम रिवीजन कर लेते हैं। भारत में पहली बार जनगणना ये हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, और लेकिन पहली नियमित जनगणना ये शुरू हुई थी 1881 से लॉर्ड रिपन के शासनकाल से। और जनगणना का अध्ययन यदि पूछा जाए तो क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। डबल फॉल्ट ये रिलेटेड है टेनिस से। पहले थल सेना अध्यक्ष ये थे KM करियप्पा, वर्तमान में कौन है? MM नरवणे। लाई हरोबा फेस्टिवल मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा सिरोई लिली फेस्टिवल, इसका भी संबंध मणिपुर से है। रबर के लिए सबसे ज़्यादा उत्पादन केरल में होता है, हालांकि अब इसके स्थान पर शायद गुजरात का नाम आ रहा है। इसका आंसर आप लोग बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हुगली नदी के किनारे, और इसी हुगली नदी पर प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज है। पौधों में जीवन होता है ये सबसे पहले बताया था JC बोस ने। और जो साबरमती आश्रम है ये अहमदाबाद में स्थित है, और अहमदाबाद ये साबरमती नदी के किनारे ही बसी हुई है। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था, इसका राइट आंसर जॉर्जिया था। आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में चेंज मेकर अवार्ड किसने जीता है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।